जय तो भारतम बंधुओं, ये अंतिम लेक्चर है। इसमें हमारा पूरा हिस्ट्री ख़त्म होने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट बच गया था, कहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सब खत्म हो गया था। 1937 का इलेक्शन था, वहाँ से हमें शुरू करना था। जब गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 आता है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सब बीत जाता है। वो B.R. अम्बेडकर का कम्युनल इलेक्टोरेट वाला भी किस्सा समाप्त हो जाता है पुन्ना पैक्ट के साथ। फिर हम वो JP बाबू की पार्टी भी देख लेते हैं, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होती है, जो USSR से प्रभावित होती है, सोवियत संघ से। और अब बात करना है हमें, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 आता है, एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो। उसके बाद 1937 का इलेक्शन होता है। 1937 का जब इलेक्शन होता है तो इसमें कांग्रेस सहित सभी पार्टियां हिस्सा लेती हैं। कांग्रेस भी हिस्सा लेती है। 1923 वाले इलेक्शन में रिफ्यूज कर दिया था, तो एक दूसरी पार्टी अंदर ही बन गई थी, जो कि प्रो चेंजर्स वाले थे, ये हमने देखा था। अब जो है 1937 में कांग्रेस पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती है, मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करती है। तो कांग्रेस को मिलता है 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में इनको बहुमत मिलती है। तो 8 में ये जीतते हैं, 11 में से 8 में कांग्रेस जीतती है, और 3 में बस मुस्लिम लीग। 3 कौन? पंजाब, सिंध और बंगाल। पंजाब, सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग जीतती है। जहाँ पर इनका बहुमत था, यहीं पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ पर ये जीते 3 जगह पर। अब ये जान गए थे 1937 में ही, मोहम्मद अली जिन्ना जान गया था कि भारत में हमारी दाल गलने वाली है, हम पावर में कभी सत्ता में आएंगे नहीं, ऐसी ही हालत होगी हमारी। तो इससे बढ़िया नया हम एक देश बनाएं। तो पाकिस्तान की मांग करने लगा। 1940 में ही उठा दिया पाकिस्तान की मांग। 1940 में इरादा तो पहले ही से था, 1940 में उठाया, सही समय जानकर। अब देखिए होता क्या है। इसके बाद हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी के बीच के विवाद को। ये ऐसा समय होता है 1937 के बाद का समय, जब महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी नीचे गिरती जाती है, सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी ऊपर बढ़ती जाती है। 1938 के इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कांग्रेस के, तो और ये बन जाते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं प्रेसिडेंट। और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, तो इनका कहना यह रहता है कि हम इसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों पर भी आक्रमण करते हैं, एक बहुत बड़ा मूवमेंट ला दें। गांधी जी इसके समर्थन में नहीं रहते हैं, कहते हैं ये आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये आदर्शवादी बात नहीं है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वो इस समय संकट में है, हम उनकी कॉलोनी है तो हमको उल्टे तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो बोस से सहमत नहीं रहते हैं, बोस चाहते हैं ये करना। अब ये निर्भर करता है 1939 के इलेक्शन पे। 1939 में फिर से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। अगर फिर से बोस जीत जाते हैं तो इनका जो मन था वो करते हैं, आंदोलन भाई राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। गांधी जी नहीं चाहते कि ये जीत जाएं, तो ये अपने एक चेला को खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में, पूरा उसको फुल सपोर्ट देते हैं। खुद खड़ा नहीं होते हैं, डर होता है कि अगर हार जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, बोस से हार जाएंगे तो डर तो नहीं रहता है। तो ये अपने चेला को खड़ा कर देते हैं। इनका कैंडिडेट होता है सीतारामैया और BP सीतारामैया। तो BP सीतारामैया को ये खड़ा करते हैं। BP सीतारामैया हार जाता है, गांधी जी का फुल सपोर्ट रहता है, तब भी हार जाता है। बोस अगेन जीत जाते हैं 1939 में, जीत जाते हैं, और सीतारामैया हार जाता है। ठीक, हार जाता है। अब फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो उस समय एक आज भी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ फैसला लेने वाला ये कमेटी ही रहता है। ये कमेटी ही रहती है जो सब कुछ फैसला लेती है। आज भी ये कमेटी एग्जिस्ट करती है, इसी में सब फैसले होते हैं कांग्रेस के बारे में, कब क्या कैसे करना है, हमें सब प्लान यहीं पर बनता है। गांधी जी क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक अपनी कमेटी खड़ी कर देते हैं, नाम रखते हैं पैरेलल वर्किंग कमेटी। पैरेलल को साइन से दिखा दिए हैं, पैरेलल वर्किंग कमेटी। ये पैरेलल का साइन है, मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। तो पैरेलल वर्किंग कमेटी ये खड़े करते हैं। इसका काम रहता है बोस को काम करने से रोकना। बोस तंग आ जाते हैं गांधी जी से। हालांकि गांधी जी का बहुत आदर करते हैं, तभी तो जब आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं, बनाते हैं उसको। हालांकि कैप्टन मोहन उसको बनाए रहते हैं, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह वापस दे देते हैं। कैप्टन मोहन सिंह उसको दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व करने के लिए, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाए रहते हैं। ये नाम बदल के आज़ाद हिंद फौज करते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज के पहले रेजिमेंट का नाम महात्मा रेजिमेंट रखते हैं गांधी जी के नाम पर। गांधी जी का वो आदर करते हैं, लेकिन अभी तो लड़ाई हो रहा है।
तंग आ जाते हैं बोस तो बोस रिजाइन दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा ये दे देते हैं, इस्तीफा, ठीक। और एक अपनी पार्टी बना लेते हैं, उस पार्टी का नाम रखते हैं ब्लॉक, नहीं, हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। क्या नाम रखते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक। क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बन जाती है। अब क्या होता है, अब ये यहाँ से चले जाते हैं जर्मनी हिटलर से मिलते हैं। हिटलर से मिलने की एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। सुनने में आता है कि हिटलर डायरेक्ट इनसे मिला नहीं, पहले अपने 2 बहरूपियों को भेजा, उसी के रंग रूप में एकदम कोई पहचान ना सके, एकदम वैसा ही वेशभूषा में गया सब। हाँ, सब हाथ बढ़ाया, सब आगे कहा कि मैं हिटलर हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं सुभाष भारत से, हाथ ये भी आगे बढ़ाएं, लेकिन कहा कि लेकिन आप हिटलर नहीं हो सकते। वो चला जाता है। फिर दूसरा आता है, वो भी कहता है रोबीले अंदाज में वैसे ही कि मैं हिटलर हूँ। ये फिर कहते हैं वही बात, मैं सुभाष भारत से, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। फिर तीसरी बार उसी वेशभूषा में आता है आदमी और खड़ा हो जाता है आकर। तो सुभाष चंद्र बोस अब क्या कहते हैं कि हाथ मिलाने से पहले मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से, उनसे कहते हैं कि मैं सुभाष भारत से, अब इनसे कहते हैं पूरा नाम, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से। हाथ मिलाने से पहले कृपया अपने दस्ताने निकाल लीजिए, क्योंकि मित्रता के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। हिटलर को पसंद आ जाता है बात, कहते हैं चकरिया जाता दिमाग, कहते हैं पहचाने कैसे पहले इसके पहले दोनों को कैसे जान के कि नहीं है बोस, नहीं है हिटलर। तो बोस कहते हैं कि जाहिर सी बात है, वो हिटलर होते तो पहले हाथ नहीं बढ़ाते हैं अभिवादन के लिए, आपने जी से नहीं बढ़ाए। और उनसे अपना पूरा परिचय क्यों नहीं दिया, क्यों सुभाष बस बोला? तो अपना पूरा परिचय महत्वपूर्ण आदमी से ही दिया जाता है। वो सब जानकर क्या करेंगे, और वो समझेंगे भी नहीं कि बोस कौन है, आप समझेंगे, इसलिए आपसे बताएं। हिटलर बड़े खुश हो जाते हैं। हिटलर कहते हैं देखिए डायरेक्टली आपकी मदद तो हम कर नहीं सकते, वर्ल्ड वार चल रहा है, जापान आपकी मदद कर सकता है, जापान से हम बोल देंगे, संदेशा पहुंचा देंगे, जापान आपकी मदद कर सकता है। एक पनडुब्बी का प्रबंध कराते हैं और इन्हें एक पनडुब्बी से भेजते हैं। खतरा रहता है इन्हें, बड़ी जतन करके कैसे भी ब्रिटिश सबसे आंख बचाते ये जर्मनी तक पहुँचे रहते हैं। पहले अफगानिस्तान, फिर मॉस्को, जर्मनी, फिर वहाँ से बर्लिन जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं वहाँ पर। तो इनके सुरक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं, पनडुब्बी से भेजते हैं इनको जापान बोस चले जाते हैं जापान। जापान में क्या होता है, एक सिंगापुर नामक जगह है, आइलैंड है। सिंगापुर पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती है, ब्रिटिश का राज यहाँ पर होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर को जापान जीत लेता है, और ब्रिटिशर्स की तरफ से भारतीय सेना भी बहुत सारे लड़ते हैं। भारतीय लोग भी, भारतीय जवान भी उसमें शामिल होते हैं, वो भी लड़ने जाते हैं। तो इनकी सेना को बंदी बना के रखता है सब, जापान वाला सब। उसमें जितने भी भारतीय होते हैं, लगभग 20,000 भारतीय, उनको लेकर कैप्टन मोहन सिंह एक फौज बनाते हैं। कैप्टन मोहन सिंह उन युद्धबंदियों को लेकर, भारतीय युद्धबंदियों को लेकर सिंगापुर में जो होते हैं, उनसे एक फौज बनाते हैं। नाम रखते हैं उसका इंडियन नेशनल आर्मी, 20,000 की फौज। जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं तो ये आईएनए को बोस को सौंप देते हैं, और बोस इसका नाम बदल के रख देते हैं आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। और उन्हीं के नाम पर एक रेजिमेंट भी बनाते हैं, आज़ाद रेजिमेंट। सबसे पहला रेजिमेंट महात्मा रेजिमेंट बनाते हैं, दूसरा रेजिमेंट आज़ाद रेजिमेंट। एक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी ये रेजिमेंट बनाते हैं। और लड़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्मा जाते हैं, बर्मा को जीतते हैं, वहाँ पर मंडले जेल को ध्वस्त करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नागालैंड जाते हैं, वहाँ पर कोहिमा में लड़ाई करते हैं, लेकिन बैटल ऑफ कोहिमा में ये हार जाते हैं। इसलिए क्योंकि उस समय अगस्त में जाते हैं कोहिमा, ये क्या कहते हैं, इसके पहले जून में गए होते हैं बर्मा को जीतते हैं, अगस्त में जाते हैं, अगस्त 1945 में कोहिमा। लेकिन उस समय यूएसए एटॉमिक बम गिरा देता है जापान पर। जापान की हालत नाजुक, अपने आप संभाले नहीं जा रहा है, तो दूसरों को क्या मदद देगा। तो वो अपनी सेना को वापस बुला लेता है, जो सेना सहायता वो दिया रहता है, तो वापस बुला लेता है। तो सुभाष चंद्र बोस बैटल ऑफ कोहिमा में हार जाते हैं। हारने के बाद फिर मदद के लिए सोवियत संघ जाते हैं, यूएसएसआर। तो रास्ते में ही इनका प्लेन जो होता है वो क्रैश हो जाता है, लेकिन इनका शरीर किसी को नहीं मिलता। पता नहीं चलता कैसे प्लेन क्रैश हुआ है, क्या हुआ था, शरीर भी किसी को नहीं मिलता। पता नहीं चलता कि मर गए हैं कि जिंदा हैं, क्या हुआ, आज तक खुलासा हो नहीं सका है बढ़िया से इसका। तो सुभाष चंद्र बोस इस तरह चले जाते हैं। अब इधर सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद क्या क्या गांधी जी करते हैं। 1940 में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद एक प्रपोजल आता है
ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर, अगस्त ऑफर में क्या होता है, ब्रिटिशर्स ये अगस्त ऑफर देते हैं 6 अगस्त 1940 को, 6 अगस्त 1940 को। कहते हैं कि ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता है, भारत की सहायता की ज़रूरत है वर्ल्ड वार में। आप हमारी सहायता करिए, आपके यहाँ के जवान हमारे यहाँ भर्ती हों हमारी सेना में, हमें सहायता मिलेगी। हम इसके बदले आपको एक ऑफ़र देते हैं, अगस्त ऑफर। इसके तहत हम वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद आपको एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। ठीक वैसा ही प्रॉमिस था जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम 1917 में होम रूल मूवमेंट के लिए किया था इन्होंने, उसको बंद करने के लिए कि वर्ल्ड वार के बाद हम आपको दे देंगे सेल्फ गवर्नेंस। दिया नहीं, ये सब तो जानते हैं, आप पहले ही का एक बार खा चुके हैं धोखा, फिर थोड़े नहीं खाएंगे, रिजेक्ट कर देते हैं अगस्त ऑफर को। फिर 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आता है, 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आता है। और उसमें क्या है, पीएम विंस्टन चर्चिल जो होता है, पीएम विंस्टन चर्चिल, वो जैसे ही अगस्त ऑफर में जैसा ऑफर दिया जाता है वैसे ही फिर से ऑफर देता है। इसको ज़रूरत होती है भाई सेना की। तो गांधी जी का स्टेटमेंट क्या रहता है क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन इज नथिंग बट द पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक। डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, भविष्य की तारीख एक लिख दी जाती है, इस तारीख से पहले आपको आप निकासी कर नहीं सकते हैं, पैसा उसमें से निकाल नहीं सकते हैं, इसके बाद ही निकाल सकेंगे। तो ये एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। भविष्य में इसका क्या होगा, ये खुद ही, मतलब गांधी जी की नज़र में अब ये खुद ही ब्रिटिश अब डूब रहा है वर्ल्ड वार में, अब ये टिकने वाला है नहीं, खुद ही डूब रहा है और हमको दे रहा है उधार भीख। बात कर रहा है अगस्त ऑफर जैसी ऑफर की, क्रिप्स मिशन की, डोमिनियन स्टेटस की। हमको अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब पूरा चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट ला देते हैं 1942 में। यही बात सुभाष चंद्र बोस 38 में बोलते हैं, 4 साल पहले, तो इनको नहीं भाता है। उस समय अगर कर दिए रहते तो सुभाष चंद्र बोस अलग नहीं हुए रहते और शायद उनकी मृत्यु भी नहीं हुई थी, क्योंकि जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें, प्लेन उनका क्रैश नहीं होता, इनके साथ रहते हैं। और अगर रहते हैं जिंदा तो शायद आज़ाद भारत का दृश्य कुछ और होता आज़ादी के बाद। और ये बात हम नहीं, ये बात हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बोलते हैं, अपने भाषण में बोले थे, जिस पर कुछ विवाद हुआ था, कुछ लोगों ने विवाद इस पर किया। खैर, तो यही काम ये करते हैं। उस समय आदर्शवाद के आदर्श नीति नहीं थी, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं था, अब हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट ला दिए 6 अगस्त को ही। 6 अगस्त को जैसे अगस्त ऑफर आया था 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को ही डिसाइड करते हैं, इसी दिन ये कहते हैं कि अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट लाएंगे। 6 अगस्त को कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लाएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट लाएंगे। इसका अनाउंसमेंट हो जाता है फाइनली 8 अगस्त को, और 8 अगस्त को लगभग शुरू भी हो जाता है। 9 अगस्त को ये नारा दे देते हैं, करो या मरो का, डू और डाई, करो या मरो। इसीलिए 9 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को बहुत कांड हुआ था, काकोरी कांड भी 9 अगस्त को हुआ था। अच्छा, जापान पर बम भी जो दूसरा गिराया था नागासाकी पर, वो भी 9 अगस्त को ही गिराया था। 6 अगस्त को पहला हिरोशिमा पर, दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी पर। खैर उसकी बात नहीं। भारत में बहुत सारे काकोरी कांड जिससे हो गया ये क्विट इंडिया मूवमेंट में, डू और डाई का नारा, इसे बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य 9 अगस्त को हुए थे, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। डू और डाई का नारा दे दिए, जैसे ही नारा दिए सब जेल में ठूस दिया, सब नेता सबको, महात्मा गांधी को, राजेंद्र प्रसाद को ठूस दिया। सब एक तरह से नज़र बंद करके रखा था, किसी को पता नहीं था कि कहाँ हैं, इनके लोकेशन का किसी को पता नहीं था। अब डू और डाई का नारा है, जनता के पास कोई लीडर नहीं है, तो अब डू और डाई का नारा है तो वायलेंट जनता होगी। गांधी जी को अहिंसा की बात करते हैं हमेशा, वो हिंसा की बात कर रहे हैं, तो जनता पूरी हिंसा करने लगी, पूरी वायलेंट हुई। और पहला लीडरलेस मूवमेंट ये था, फर्स्ट लीडरलेस मूवमेंट था। लीडर था नहीं, अगर लीडर कोई होता तो समझाता कि भाई उस समय थोड़ा गुस्सा में हम ज़्यादा बोल गए, कंट्रोल रखो। वो सब अपनी बेहतरी के लिए जेल में बंद करता है, हो जाता है हम लोग का बुरा। बहुत बरियार मूवमेंट होता है, बहुत हिंसामय मूवमेंट होता है आंदोलन ये। इसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को अरेस्ट किया जाता है, 1.5 लाख लोगों को अरेस्ट किया जाता है, 1.5 लाख लोग अरेस्ट किए जाते हैं और बहुत सारे लोग, हजारों लोग मर जाते हैं। बहुत बरियार मूवमेंट होता है, तो बहुत बरियार मूवमेंट, बहुत बरियार आंदोलन। अब इस आंदोलन के बाद जब ये आंदोलन दबा दिया जाता है, आंदोलन ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद 2-3 साल तक सब कोई शांत रहता है और सुभाष चंद्र बोस के कारनामों को देखता है, उनका आज़ाद हिंद फौज बनाना। उसके बाद से उनका, ये तो हम आपको बताना भूल गए, वो आज़ाद भारत की एक अस्थायी सरकार भी बना लेते हैं वहीं जापान और सिंगापुर में 1943 में, और उसको 7 देशों की मान्यता भी मिल जाती है, जिसमें जर्मनी भी शामिल रहता है, जापान भी शामिल रहता है। 7 देशों की मान्यता भी मिल जाती है उस अस्थायी सरकार को, आज़ाद भारत का अस्थायी सरकार। बर्मा की लड़ाई सब लोग देखते रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को अब ये क्या कर रहे हैं, सब शांत हो जाते हैं। बाद में महात्मा गांधी भी रिलीज हो जाते हैं, जेल से छूट जाते हैं,
1945 तक लोग सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, उनके कारनामों को देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जंग वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने से थोड़ा समय पहले 1945 सितंबर में ख़त्म हुआ था। 1945 जून में एक प्लान आता है, वावेल प्लान। शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, शिमला सम्मेलन 1945 में, जून 1945 में। देखिएगा, शिमला सम्मेलन इधर लिख देते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस सम्मेलन। इस शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग भी आता है, कांग्रेस भी आता है। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से नेहरू, दोनों आते हैं। बाइबल कहता है, लॉर्ड बाइबल जो उस समय का वाइस रॉय रहता है, वो कहता है कि आप दोनों मिलकर एक अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बना लीजिए, अंतरिम सरकार बना लीजिए। इलेक्शन हो, आप लोग का सरकार बने, दोनों मिलकर बनाइए और दोनों बराबर हिस्सेदारी रखिए, आधा आप, माने आधा मिनिस्टर आपके, आधे मिनिस्टर आपके, इस तरह से आधे सीट आपके, आधे सीट आपके। तो ऐसा होता है। तो होता क्या है, आधे कहते हैं तो कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मेजोरिटी में तो उनकी पार्टी रहती है। ये 8 प्रोविंस पर इनका अधिकार, उनका 3 पर, और ये कहता है आधा सीट। तो कांग्रेस पहले मानने को तैयार नहीं होती है, फिर मान जाती है भाईचारे की भावना से, भाई मान जाती है। अब इसके बाद जिन्ना वो शर्त रख देता है, शर्त रखना चाहिए कांग्रेस को, पर जिन्ना शर्त रखता है कि देखिए कांग्रेस में भी मुस्लिम हैं और मुस्लिम लीग में भी हिंदू हैं, तो हिंदुओं को तो जिसको हम जो सीट देना चाहेंगे हम अपने हिसाब से देंगे, लेकिन आपके अंदर कांग्रेस में मुस्लिम को अगर आप कोई सीट दे रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारी अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। हम अनुमति देंगे तभी आप उसको कोई भी ओहदा, कोई भी पद दीजिएगा, कोई भी सीट दीजिएगा, ठीक है। ऐसा शर्त रखते हैं। अब तो कांग्रेस और भड़क जाता है, ये सुनते ही ये आधा हिस्सेदारी वाला भी नहीं मानता है। सरकार बनता है, 1946 में इलेक्शन होता है, 1946 में इलेक्शन होता है, सरकार बनता है। तो इसमें एक ही मिनिस्ट्री मिलती है, एक ही मंत्रालय मिलता है मुस्लिम लीग को, वो है फिनांस मिनिस्ट्री। ये कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि भाई आपको जो चुनना है चुन लीजिए, एक मंत्रालय अपने लिए चुन लीजिए जो चुनना है। ये कहता है कि ठीक है हमको फिनांस मिनिस्ट्री दे दो। लियाकत अली खां पहला फिनांस मिनिस्टर लियाकत अली बनता है मुस्लिम लीग का। अब देखिए होता क्या है, जितने भी मंत्रालय हैं सबको ज़रूरत पड़ती है फिनांस, वित्त मंत्रालय की। कोई भी काम करना है पैसा का ज़रूरत है, ये पास कराना पड़ेगा लियाकत अली से। लियाकत अली हर कमुए में टांग अड़ा देता है, इसलिए तो लिया रहता है सब फिनांस मिनिस्टर, लियाकत अली फिनांस मिनिस्टर, पहला फिनांस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट का। ना आज़ाद नहीं हुआ था पूरी तरह से भारत, तो लियाकत अली हर काम में टांग अड़ाता है। यही लियाकत अली पहला प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का, हर काम में टांग अड़ाता है। कांग्रेस पूरी परेशान हो जाती है, ये भी सोच लेती है कि अब अलग ही होना है। जो 1940 में मांग कर रहे थे पाकिस्तान का, इसको सिरे से खारिज कर दिया जाता है वावेल प्लान में। वावेल प्लान में कहा जाता नहीं ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, विभाजन नहीं होगा देश का। लेकिन अब तो कांग्रेस भी थक जाती है, ये सब वही चाहता है, कांग्रेस परेशान हमसे हो जाए, खुद कहने लगे कि नहीं विभाजन होना चाहिए। अब खुद समझ लेती है कि इनको दूरे करने में भलाई है, ये होता है। अब इसके बाद लीग भी, मुस्लिम लीग भी बॉयकट कर देती है, मुस्लिम लीग भी बॉयकट कर देती है फरवरी 1900 नहीं हाँ तो मुस्लिम लीग भी बॉयकट कर देती है, बहिष्कार कर देती है अंतरिम सरकार का। लियाकत अली को बुला लेती है, भैया हट जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। बस कांग्रेस को मजबूर करना था अलग होने पर, वो सोच लिया अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम आ जाओ। अब ये इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे ले आ देता है जिन्ना, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे ये क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे? अब भाई हमको किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा पाकिस्तान ऐसा ही होगा। कैसा होगा? दंगा होगा, फसाद होगा, आगजनी होगा, और ये करवाता है लड़ो सब पाकिस्तान के लिए। 16 अगस्त 1946 को ये डायरेक्ट एक्शन डे आता है, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946। अब सबसे पहले बंगाल में संहार शुरू होता है, दंगा शुरू होता है। वहाँ पर मुस्लिम कहा जाता है कि मुस्लिमों ने जो है 4,000 3,500 से लेकर 4,000 लगभग 3,500 से 4,000 हिंदुओं को मार देते हैं। इससे हिंदू क्रोध में आ जाते हैं और बिहार यूपी जिस भी इलाकों में उनकी बाहुल्यता रहती है वहाँ पर वो मारते हैं। तो हर जगह जहाँ बहुसंख्यक रहते हैं वो अल्पसंख्यक को मारते हैं, हर जगह दंगा फसाद आगजनी ये सब होता है।
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी जो भी यहाँ रहते हैं वो थर थर काँपने लगते हैं, तो पूरा वो थर थर काँपने लगता है सब। अब क्या होता है, इधर 1946 में इंग्लैंड में इलेक्शन होता है। विंस्टन चर्चिल तैयार नहीं रहता है भारत को आज़ाद पूरी तरह से करने के लिए, डोमिनियन स्टेटस पर कैसे भी तैयार हो जाता है, लेकिन जनता नाराज रहती है उससे। भाई अपना देश संभाला नहीं जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था चौपट है वर्ल्ड वार की वजह से, और दूसरे को संभालने में लगे हो, छोड़ो उसको। लेकिन विंस्टन चर्चिल नहीं मानता है, इस वजह से वो हार जाता है इलेक्शन में, और क्लेमेंट एटली की सरकार आ जाती है। दो पार्टियां, कंजर्वेटिव पार्टी जिसका नेता चर्चिल और लेबर पार्टी जिसका नेता एटली आ जाता है। एटली कहता है नहीं, हमको भारत को छोड़ देना है। तो फरवरी 1947 में पीएम एटली क्या करता है, कहता है कि जून 1948 से पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे, जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देंगे। ये फरवरी 1947 में कहता है। और इधर 16 अगस्त 1946 से डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हो गया रहता है। यहाँ पर जितने अफसर रहते हैं अंग्रेजी, सब थर 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 काँपने लगते हैं। आगजनी कहीं हमारे घर वाले जो मत जला दे, सब कौन देखेगा वो आगजनी में, दंगा में कौन किसका घर है, कौन अंग्रेज है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। ये हमारे घर में आग लग जाए, हम ही कुछ हो जाए, क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा भाई। तो फिर अब क्या होता है कि वो सब कहने लगता है कि नहीं, 1948 तक नहीं रुक सकते हैं, स्थिति बहुत ख़राब है। मुस्लिम लीग एकदम पाकिस्तान के लिए एकदम कुछ भी करने को तैयार है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो मजबूरन इन्हें प्लान बदलना पड़ता है। जो इन्होंने कहा रहता है कि जून 1948 में आज़ाद करेंगे, ये 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या क्या होता है, अब तय हो गया रहा था कि विभाजन होगा और कोई विकल्प है नहीं। तो माउंट बैटन वहाँ से आता है भारत, माउंट बैटन को भेजा जाता है। माउंट बैटन प्लान एक आता है जिसको बाल्कन प्लान भी बोला जाता है, या जून थर्ड प्लान बोला जाता है, या फिर उसका एक और नाम डेक्की बर्ड प्लान, कई नाम उसके। उस योजना में भारत को के बंटवारे की बात की जाती है। गांधी जी तो साफ मना कर देते हैं, माउंट बैटन से कहते नहीं, हमें अपनी हाल पर छोड़ दीजिए, जो होगा वो हमारे साथ होगा, हम देख लेंगे, आप मत टांग अड़ाइए, आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है कि विभाजन ज़रूरत है, कि विभाजन ज़रूरी है कि नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पक्ष कहते हैं कि नहीं ठीक है भाई। कारण क्या है, जिन्ना कहता है हमको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री हमको बना दो, हम पाकिस्तान की मांग नहीं करेंगे। और नेहरू कहते हैं नहीं, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सप्रू जी से पता चलता है, गांधी जी को एक चिकित्सक रहता है जो हमेशा आज सप्रू जी से मिलते रहता है, वो बताता है सप्रू जी को कि ऐसा है कि जिन्ना को बहुत गंभीर बीमारी है, वो ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं, बहुत जल्दी कुछ महीनों में मर जाएगा, 6 महीने का मोहताज, 6 महीने का वो है, मेहमान है। तो जब सप्रू जी बताते हैं गांधी जी कहते हैं नेहरू से कि बन जाने तो 6 महीने रहेगा, उसका चला जाएगा, फिर तुम बनना। पर नेहरू नहीं मानते, नहीं पहला प्रधानमंत्री भारत का बनना है, आज़ाद भारत का, नहीं मानते हैं। हालांकि सरदार पटेल के मत में सब कुछ था कि वही बनेंगे, लेकिन गांधी जी के वजह से दबाव में सरदार पटेल भाई अपने सर का ताज नेहरू को पहना देते हैं। बहुत लोग इस पर अपने तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा है, लेकिन जो बात हकीकत है वो तो हकीकत है ही, उसको कितनों भी नकारेंगे वो मिटने वाला बात नहीं है। ऐसा हुआ था तो हुआ था। तो क्या कहते हैं, अब बंटवारा तय था, माउंट बैटन प्लान के थ्रू बंटवारा हुआ। बंटवारे की वो पूरी कहानी आपको नहीं सुनाएंगे, समय है नहीं। तो बंटवारा होना था, माउंट बैटन आया, कहा कि भाई इंडिया पाकिस्तान अलग अलग होगा, पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज के समय में है वो वाला हिस्सा, और इधर का पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में भारत। कितना सब नीयत खराब था, इधर भी पाकिस्तान इधर भी पाकिस्तान, बीच में भारत। किसी भी काम के लिए, प्रशासन के लिए, कुछ भी काम के लिए यहाँ से पार करके जाएगा भारत को उधर, बार बार आता जाता रहेगा, भारत में डिस्टर्बेंस होगा, इससे लड़ेगा सब, लड़ता ही रहेगा सब। तो ये सब प्लान था, और वही होता भी है भाई, जब मन करे तब लड़ाकू विमान लेकर भारत के ऊपर से गुजरो। भारत में भय भी रहता है कब बम गिरा दे, वो जाता है सब पूर्वी पाकिस्तान में। हालांकि 1971 के बाद तो बांग्लादेश अलग हो जाता है, बांग्लादेश आज़ाद होता है, सब कहानी लंबी है। खैर, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनता है, बीच में भारत। कहा जाता है जितनी भी रियासतें हैं उनके पास अपने भाई चॉइस है, वो जिधर जाना चाहे, पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में जाए, भारत में जाना चाहे भारत में जाए। लेकिन पटेल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 576 रियासतों को ये भारत में मिलाते हैं। 576 बोल रहे हैं, 5607 रियासतें, छोटी छोटी 5607 रियासतें, सबको भारत में मिलाते हैं, सबको एक करते हैं। इसलिए इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस इनके जन्म दिवस पर, इनकी जयंती पर मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्र को एक करने का यह काम करते हैं लौह पुरुष।
इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन। आयरन लेडी इंदिरा गांधी, तो आयरन मैन लौह पुरुष सरदार पटेल एक करते हैं। अब इसके बाद विभाजन होता है देश का। पहले जो प्रधानमंत्री भारत के नेहरू, उधर के पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, पहला गवर्नर जनरल नेहरू बनाते हैं माउंट बेटन को। देखिए आज़ाद भारत है और माउंट बेटन अंग्रेज बनता है। जो लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वाइसरॉय जो रहता है ब्रिटेन का भारत में, माउंट बेटन, जो विभाजन करता है, उसको बना देते हैं पहला गवर्नर जनरल। पता ना आप कहाँ हैं, ऐसा करते हैं। माउंट बेटन बन जाता है पहला गवर्नर जनरल। माउंट बेटन जब चला जाता है इंग्लैंड भारत छोड़कर, तब उसके बाद श्री राजगोपालाचार्य जी बनते हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल भारत के, श्री राजगोपालाचार्य जी। ठीक है। बाद में जब 1950 में संविधान बनकर तैयार हो जाता है, फोर्स में आ जाता है, तब गवर्नर जनरल की जगह पर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं। तो ये सब पूरी कहानी थी, इससे अधिक कुछ है नहीं। बाकी सब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, पर जरूरी है नहीं पॉलिटी में आपने उसे पढ़ा होगा। तो यहीं पर विराम देते हैं, सब कुछ खत्म हो गया। जय तो भारतम, जय तो भारत संस्कृति, जय श्री राम।